जैसे आक्रामकता आप में है, ऐसी आक्रामकता जब मैं इकरा हसन से बात करता हूं तो उनमें भी नज़र आती है। अब आपने बताया कि एक ही खून है, डीएनए तो एक ही है, जीन्स तो एक ही है, फिर तो ऐसी आक्रामकता उनमें है। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं, लोकसभा का चुनाव होगा, अब की बार जिला पंचायत का नहीं होगा। और जैसे आप कह रहे हैं कि हवा है केवल, नहीं, मैं तो हवा भी नहीं कह रहा। आप कह रहे हैं हवा है, हवा में उड़ना। अच्छा, हवा में उड़ना एक अलग बात है। मुझे लगता नहीं है कि वो चुनाव में लड़ेंगे, क्योंकि ये बड़े नेता हैं। ये सब कह देते हैं आप भी तैयारी करो, आप भी तैयारी करो, 10 कैंडिडेट तैयार करते हैं, पता लगा लास्ट में गठबंधन में सीट कहीं और चली गई और छूमंतर। चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। आइए ना गठबंधन के बिना। चैलेंज कर रहे हैं इकरा हसन को। आई पूरी पंचायत में, वहाँ पर उसी गांव में आई जिसमें बोल के गई कि कंडेले वंडेले फेल करने हैं। वीडियो बहुत वायरल हुआ, हालांकि बाद में माफ़ी मांगी। और जब उसी गांव में वो लड़की आती है तो कॉन्फिडेंस तो उसका बढ़ ही जाता होगा। और बोल कर गई, सिखा कर गई कि हम सिखाएंगे पंचायत करनी कैसे होते हैं, पंचायत धरने कैसे होते हैं वो हम सिखाएंगे। बाकी सब तो हो ही रहा था, लेकिन जले पे नमक आकर वो भी छिड़क गई, वो घर में ही घुस गई। अब तक तो चलिए ये मानते हैं कि खुद कंडेला गांव तो ऐसा है जिसमें 95% पोलिंग होता है, 95 के 95 भाजपा को हो जाता है। और वो लड़की उसी घर में घुस गई और वहीं पर ऐसा भाषण दे के गई, सबको सिखा के चली गई कि हम सिखाएंगे जितने नेता बैठे हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, कराने वालों के लिए चिंता की बात तो है। लेकिन सवाल बड़ा घूम रहा है कि जो प्रदीप चौधरी हैं, सांसद हैं, वो गुमशुदा की उनकी तलाश का एक पोस्टर घूम रहा है सोशल मीडिया पर। कुछ लोगों का मानना है कि ये आपने करा दिया, ये सारा प्रकरण आप कर रहे हैं 2024 का चुनाव लड़ने के लिए, अपनी टिकट पक्की करने के लिए। नहीं रोहित जी, ऐसा नहीं है। देखिए, धरने प्रदर्शन ये तो विपक्ष का काम है। चीज़ें कौन कह रहा है कि धरातल पे योजनाएं नहीं जा रही हैं? आपके सांसद कह रहे हैं। आप पढ़िए वो कटिंग, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल। आप सवाल कर ही नहीं सकते मनीष जी इसमें, तो इससे पहला छोटी मानसिकता का सवाल हो सकता है, ये तो प्रैक्टिकल है। आपके सांसद खुद कह रहे हैं कि भाई काम नहीं कर पाए, हम कोरोना की वजह से काम नहीं कर पाए। एक मनीष जी, कुछ कहिए या नहीं कहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें राजनीति में की जाती हैं या नहीं की जाती, डायरेक्ट की जाती हैं या इनडायरेक्ट नहीं की जाती। अंदरूनी तो एक ये तो लगता होगा ना, जब तक प्रदीप चौधरी बैठे हैं तब तक तो मनीष चौहान यहाँ से एमपी नहीं लड़ सकते। अगर वो यहाँ पर हैं तो ये चीज़ आपके लिए फ़ायदा हो गई कहीं ना कहीं। कुछ लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि लोकदल से गुजर चेहरा हो सकता है गठबंधन से, और लोकदल के हिस्से में ये सीट जा सकती है। तो एक नंबर आता है डॉक्टर यशवीर सिंह जी का। लोग उनका भी नाम लेते हैं कि वो भी इधर से चुनाव लड़ सकते हैं गठबंधन से, और लोकदल के हिस्से में ये सीट गई, गुजर चेहरे पर दाव लगाना पड़ा तो उनका नाम हो सकता है। और इधर से भाजपा कहती है कि मनीष चौहान आइए चुनाव लड़िए। उसके बाद की क्या स्थिति है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। 2024 अभी बहुत दूर है, लेकिन आगाज़ अखिलेश यादव ने नोएडा से किया तो कैराना में भी उसकी सुगबुगाहट देखने को मिल गई। अभी कुछ दिन पहले एक पंचायत भी कैराना में हुई, जो कंडेला में हुई, और उस पंचायत में विद्युत विभाग के खिलाफ लोग इकट्ठे हुए थे। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि विद्युत विभाग भी सरकार ही चलाती है, तो सरकार के खिलाफ भी लोग थे। लेकिन वहां पर वीरेंद्र सिंह जी भी थे, जो हाल में भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश हमने की तो उन्होंने बताया कि सरकार के खिलाफ लोग नहीं हैं। लेकिन पंचायत में पहुंची इकरा हसन। अब इकरा हसन अपने आप में एक बड़ा नाम बन जाता है जब वो कंडेला में आती हैं, क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया था कंडेले वंडेले फेल करने हैं। और उसके बाद भी जब कंडेला की पंचायत में, कंडेला गांव में वो पहुंचती हैं तो उनका और उनके समर्थकों का कॉन्फिडेंस अपने आप में बढ़ जाता है। उसके बाद जो चीज़ें हुई वो लगातार हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं और आप देख भी रहे हैं। अब इन सब तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए मनीष चौहान जी हमारे साथ हैं। युवा नेता हैं, आक्रामक रहते हैं और इनकी वीडियो काफ़ी वायरल होती रहती हैं। हर 1-2 महीने में कुछ नया कर ही देते हैं, वो वायरल हो जाता है। इकरा हसन के सामने ये चुनाव भी लड़े थे और चुनाव जीते भी थे। इकरा हसन से हमने सवाल भी किया था। अब उन चीज़ों पर बातचीत कर लेते हैं मनीष जी से। मनीष जी, स्वागत है एक बार फिर से हिंदुस्तान 9 पर। धन्यवाद रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी, आक्रामक तो पूरे रहते हैं, लेकिन इस आक्रामकता में कहीं ऐसी चीज़ें भी तो नहीं हो रही हैं कि जो पार्टी और पार्टी के नेताओं के खिलाफ जा रही हैं? एक सवाल आप पर उठ रहा है ग्राउंड पर। अगर हम बातचीत करें, अपने ही सांसद का गुमशुदा का पोस्टर रिलीज करवा दिया आपने, ऐसा सुनने में आता है, लोग कहते हैं।
हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं है कि आपने कराया, लेकिन सवाल बड़ा घूम रहा है कि जो प्रदीप चौधरी हैं, सांसद हैं, वो गुमशुदा की उनकी तलाश का एक पोस्टर घूम रहा है सोशल मीडिया पर। कुछ लोगों का मानना है कि ये आपने करा दिया, ये सारा प्रकरण आप कर रहे हैं 2024 का चुनाव लड़ने के लिए, अपनी टिकट पक्की करने के लिए। देखिए रोहित जी, पहली बात तो ये पहला ही सवाल आपने ऐसा कर दिया कि फिर मुझे आक्रामक होना पड़ेगा। हो ही जाइए आक्रामक। नहीं, ये गलत बात है। ये बात अगर किसी ने आपको कही है तो इसको आप मेरे सामने लाइए। पहली बात, इतनी ओछी राजनीति हम लोगों ने कभी की नहीं। प्रदीप जी हमारे सांसद हैं, हमारे बड़े भी हैं। जिस दिन का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं उस दिन पार्टी की तरफ से धरने पर गया था कैराना। मुझे वहीं जाकर पता लगा कि इस तरह के पोस्टर वहाँ लगे हुए हैं। आप एक काम कीजिए, मैं दावे के साथ बिल्कुल चैलेंज करके कहता हूँ इस बात को। वैसे तो मैं स्पष्टीकरण देना नहीं चाहता, जिसको जो कहना है, जो बकवास करनी है वो करे, मैं सफाई देने के लिए नहीं बैठा हूँ। लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत लोगों के आदर्श हैं, बहुत लोग हमें आशीर्वाद देते हैं, बहुत लोग हमें फॉलो करते हैं, बहुत लोग हमें देख के बड़े हो रहे हैं। हमारे मित्र भी हैं जो हमसे छोटे हैं, हमारे साथ के हैं, वो हमें फॉलो करते हैं, हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। उनके मन में कोई बात ना आए, उनको हमारे जो बड़े, जो हमें आशीर्वाद दे के जिन्होंने यहाँ तक हमें पहुँचाया है, उनको कहीं ये एहसास ना हो कि हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। इसीलिए मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ। अगर बात हो उसकी तो कोई साबित करे कोई। अगर किसी ने ये बात साबित कर दी कि उसमें मेरा जरा सा भी हाथ है, मैं आज ही राजनीति से संन्यास लेता हूँ। और मेरा इतनी ओछी राजनीति ना मेरे परिवार ने कभी की है, ना मैंने कभी की है। और जीवन में कभी, मैं भगवान से डर के कहता हूँ, कभी ऐसी राजनीति करने की मेरी मंशा भी नहीं है। मुझे वहाँ आकर पता लगा मौके पर, हालांकि एक फ़ोन मेरे पास सहारनपुर से आया था और किसी ने मुझे बताया, मुझे अभी सांसद महोदय मिले नहीं हैं, तो मैंने, क्योंकि उन्होंने कहा कि सांसद जी कह रहे थे कि भाई मनीष वहाँ था तो अंशुमन के साथ वो नहीं होना चाहिए था। ये बात थोड़ी आई है घूम फिर के मेरे पास भी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके चैनल से, अंशुमन से आप पूछिए कि जिस टाइम अंशुमन वहाँ पहुँचा, भाई है हमारा छोटा और एक सम्मानित परिवार से है, सांसद पुत्र भी हैं। जिस टाइम अंशुमन वहाँ पहुँचे और जब गलत बयानबाजी वहाँ शुरू हुई, नारेबाजी जब होने लगी, मैंने अंशुमन को, आपने देखा होगा वीडियो में, मैं उसके कान में कुछ बोल रहा था। मैं अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल रहा था। हमें किसी को जानकारी नहीं थी कि अंशुमन आ रहे हैं या सांसद महोदय आ रहे हैं या कोई और आएगा। धरना समाप्त हो गया था। मैंने एसपी और एडिशनल साहब से बात की तो वो लोग तहसील में मेरा वेट कर रहे थे। उस धरने को समाप्त कराने के लिए एक बैठक होनी थी, उसमें मुझे जाना था। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो जब ही जैसे गाड़ी में बैठने लगा तो अंशुमन आ गए। जैसे ही वो आए, मैं उसके साथ मंच पर गया। हालांकि सब खत्म हो चुका था, धरना खत्म हो गया। वहाँ पर उनका जब विरोध शुरू हुआ तो मैंने अंशुमन को बोला कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, अभी धरना नहीं है, हमारी बात रखने का सही समय नहीं है। सांसद जी आएंगे या कल हम आके बात करेंगे, अगर धरना चलता है तो आज इसे बात को अपनी निकलते हैं। अब अंशुमन वहाँ से नहीं चला, मैं आके अपनी गाड़ी में बैठा और मैं वहाँ से निकल गया। रही बात ये सब चीज़ों की, मैं उनमें से किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूँ। कैराना के बहुत लोग मेरे पास काम के लिए आते हैं, मेरे ज़िले का हिस्सा है। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रहा हूँ, एट प्रेजेंट भी हम लोग जिला पंचायत में भागीदारी हैं, हम जिला पंचायत संभाल रहे हैं। लेकिन अगर जिन लोगों का ये करा धरा है, या जिन लोगों ने ये सब किया है, कैराना के जो लोग हैं, जो मेरी जानकारी में जहाँ तक आया है। और देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ आपको रोहित जी, या उन लोगों को बता देना चाहता हूँ जो इस तरह की बात कर रहे हैं। आरएसएस का व्यक्ति, जो संघ से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है, वो कभी बिक नहीं सकता। वो किसी के कहने पे कोई काम नहीं करेगा, वो देश हित में कार्य करता है। मैंने भी पता किया कि भाई ये सब चीज़ें क्यों चल रही हैं, क्यों हुआ, तो हमें भी जानकारी के मुताबिक, मुझे नहीं पता वो सही है क्या है। वो जो कैराना के जो लोगों ने डाला है, वो व्यापारी लोगों ने डाला है। अगर आप मेरा फ़ोन चेक कर लीजिए, उनका किसी के साथ भी अगर मेरा कोई कनेक्शन हो या व्यक्तिगत रूप से मेरे किसी से संबंध हो, तो मैं अपने आप को गुनहगार मानूंगा। ये चीज़ ठीक है, लोगों ने गुस्से में किया है या उसमें किया है, हालांकि मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, बहुत बड़ा क्षेत्र बैठता है। और अगर मेरे मन में कुछ ऐसा होता तो मैंने अपने संबोधन में वहाँ कहा, सांसद जी का भी नाम लिया कि सांसद महोदय हमारे लखनऊ में हैं, एमएलसी साहब लखनऊ में हैं, हमारे जो मौजूदा विधायक तो हमारे ज़िले में नहीं है, लेकिन पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक हमारे, वो सब लोग, हमारा जो जितना भी बीजेपी के हमारे नेतागण हैं, वो सब लखनऊ में मौजूद थे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी का कार्यक्रम था उस दिन। तो सभी लोग वहाँ थे, मुझे भी वहाँ जाना था। लेकिन जब ये मामला मुझे पता लगा तो मैं दिल्ली से वापस आया। आके हम लोगों की जिम्मेवारी थी, क्योंकि हम पार्टी का हिस्सा हैं, एक नैतिक जिम्मेवारी हमारी बनती है कि इस तरह का धरना, इस तरह के दूसरे लोग जो हमारे लोगों के कंधे पे बंदूक रख के चलाने का काम कर रहे थे, उनसे हम उनको सावधान रखें और उनकी समस्या का समाधान कराएं। तो उसी में हम लोग आए थे इस बात से। और मैं खुला चैलेंज करता हूं, बिल्कुल, अगर 1% नहीं, 0.5% भी
मेरा रोल कहीं कुछ मिलता है या मेरी कहीं इसमें भागीदारी या कुछ मेरी मिली, तो मैं आपसे रोहित जी इस चैनल के माध्यम से आज ऐलान करता हूं कि मैं आज ही राजनीतिक अपने संन्यास की घोषणा कर दूंगा और जीवन में कभी राजनीति नहीं करूंगा। एक मनीष जी, कुछ कहिए या नहीं कहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें राजनीति में की जाती हैं या नहीं की जाती, डायरेक्ट की जाती हैं या इनडायरेक्ट नहीं की जाती। अंदरूनी तो एक ये तो लगता होगा ना, जब तक प्रदीप चौधरी बैठे हैं तब तक तो मनीष चौहान यहाँ से एमपी नहीं लड़ सकते। अगर वो यहाँ पर हैं तो ये चीज़ आपके लिए फ़ायदा हो गई कहीं ना कहीं उनका। चलिए, आपने नहीं किया, गुमशुदा का पोस्टर तो बन गया, वायरल भी हो गया, आपके लिए तो फ़ायदा ही हो गई। चुनाव तो आप भी लड़ना चाहते हैं 2024 का, भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ना चाहते हैं, लेकिन जब तक प्रदीप चौधरी हैं या उनका टिकट होता है तो फिर आपका नंबर नहीं आता है। देखिए, बहुत छोटी मानसिकता का सवाल है। आप तो रोहित जी बड़े दिनों से यहाँ पे घूम रहे हैं, आपको हमारे बारे में भी पता होगा और हमारी सोच के बारे में भी पता होगा। पहली बात तो देखिए, मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता या ऐसा कोई लाभ नहीं लेना चाहता जिससे हमारी पार्टी को नुकसान हो, पहली बात। दूसरी बात, आप मुझे एक बात बताइए, मृगांका जी 2019 के चुनाव में, मृगांका जी का चुनाव सबको लग रहा था कि लगभग क्लियर है। हम लोग भी मान रहे थे कि हम मृगांका जी को चुनाव लड़ाएंगे। क्या हुआ, अचानक टिकट कट गया, टिकट प्रदीप जी का हो गया। किसी ने सोचा भी नहीं था। कोई, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, 2019 में उस टाइम हम भाजपा का हिस्सा नहीं थे। टिकट डिक्लेयर होने के बाद हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उससे पहले आप घूम रहे थे यहाँ पर क्षेत्र में, क्या आपको कहीं एहसास था कि प्रदीप चौधरी जी का टिकट है? टिकट तो क्लियर था वहाँ पर, कि स्पष्ट बात थी कि मृगांका जी या अनिल चौहान जी, दोनों में से एक का संभवतः टिकट होगा और यही चुनाव लड़ेंगे। मृगांका जी से हमारी बात हुई, हमने पूछा भी तो उन्होंने, बुआ जी ने यही कहा कि मनीष मेरा कंफर्म है। अब कंफर्म था, हम लोग भी यही मान रहे थे, लेकिन टिकट अचानक से मिल गया प्रदीप चौधरी जी को। और मैं नहीं समझता, जब इंसान को देखिए काम करते रहना चाहिए। मैं कोई इसमें मेरा कंपटीशन नहीं है उनसे, वो बड़े नेता हैं प्रदीप चौधरी जी, भाई 3 बार के विधायक हैं, सांसद हैं हमारे, वो आगे भी। मैंने आपको पिछली बार आपने मुझसे सवाल किया था, मैंने आपको कहा था मेरे पिताजी वर्तमान में एमएलसी हैं, बहुत लंबा कार्यकाल उनका, राजनीतिक जीवन उनका है, रहा है। आज भी वो हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन मैं खुद जिला पंचायत अध्यक्ष, यहाँ पर मेरी वाइफ यहाँ से जिला पंचायत सदस्य है, हम लोग जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ाया सारा चला रहे हैं, सब देख रहे हैं। हम लोग अपने आप में मजबूत हैं। ये निर्णय देखिए पार्टी के ऊपर है। हम पार्टी की छवि को धूमिल करके अपना निजी स्वार्थ साधें, इसमें आप बिल्कुल, आप इतना समझ जाइए, इस चीज़ पे आप कभी शर्त भी लगा लीजिएगा कि हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। ना अंदरूनी करेंगे, ना डायरेक्टली करेंगे, ना इनडायरेक्टली करेंगे। स्पष्ट है, पार्टी जिसको टिकट देगी, हम सब मिलके, सभी लोग मिलके, प्रदीप जी का टिकट हुआ, यहाँ पे विरोध हुआ, हम लोगों ने विरोध को संभाला। उस दिन को क्यों भूल गए आप? क्या प्रदीप चौधरी को टिकट, चुनाव लड़ाने वाले नहीं हैं हम लोग? इतने विरोध के बावजूद भी उस टाइम कितना विरोध था, उसके बाद भी हमने चुनाव लड़ाया। ठीक है, आज कुछ लोग हैं, नाराज़गी कुछ होती है या नहीं होती है, वो उनका अपना पर्सनल इशू है, वो उनको देखना है, वो भी नेता है, हम उनको सलाह नहीं देंगे। हम अपना काम कर रहे हैं। हमें एक चीज़ पता है, हमारे लोग हैं, हमारा क्षेत्र है, हम यहाँ से चुनाव लड़ पा रहे हैं या नहीं लड़ पा रहे हैं। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे परिवार से कोई एमएलए का चुनाव शामली से नहीं लड़ा। पिछले 50-60 सालों में दादाजी लड़ते थे, फिर पिताजी लड़ते आए हैं, फिर मैं लड़ा हूँ एक बार। इस बार भी तैयारी थी, पार्टी ने टिकट नहीं दिया। बताइए हमारी निष्ठा में कहाँ कमी रही? तेजिंदर जी के साथ भी आपने मेरा मतभेद बताया था, बताइए हमारी निष्ठा में कमी बताइए। आप हमारे गांव चेक करिए, बूथ चेक करिए, और बिल्कुल मैं ईमानदारी से कह सकता हूं, थोड़ा सा कुछ कमी रही। मेरी जो तबीयत थी उस टाइम पे, स्वास्थ्य मेरा मुझे जितना अलाउ कर पाया मैंने उतनी मेहनत की। अगर स्वास्थ्य बेहतर होता तो शायद हम थोड़ा सा और बेहतर कर सकते थे। शामली हारने का हमें बड़ा दुख है, हम शामली ज़िले का बड़ा दुख है, हम 3 सीटें हारे हैं। तो ठीक है, मतभेद एक अलग चीज़ है। व्यक्तिगत लड़ाई किसी के साथ किसी की हो सकती है, वो एक अलग चीज़ है। वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में, मैं क्या सोचता हूँ, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब भाजपा एक विचारधारा है, हमें जो बताया गया है, हमारे नेता, हम प्रदीप चौधरी जी को चुनाव नहीं लड़वा रहे हैं, हम मृगांका जी को या तेजिंदर जी को चुनाव नहीं लड़वा रहे थे, हम मोदी जी को चुनाव लड़वा रहे हैं, हम योगी जी को चुनाव लड़वा रहे हैं, हम कमल के फूल को चुनाव लड़वा रहे हैं। तो आज भी जो कैंडिडेट होगा हम उसे पूरी निष्ठा के साथ चुनाव लड़ाएंगे, अब वो टिकट किसी मर्जी का हो। मनीष जी, आपने कहा पार्टी की छवि सबसे पहले मायने रखती है, पार्टी की छवि धूमिल नहीं करेंगे, ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो। लेकिन शामली और कैराना में तो सब कुछ सही नहीं हो रहा है। कुछ ही अंतराल में 2 धरने सरकार के खिलाफ, और सरकार से जुड़े लोग उन धरनों में बैठे हैं, भाजपा से जुड़े लोग उन धरनों में बैठे हैं।
सरकार के खिलाफ। तीसरा, आज ही मैं एक सांसद महोदय का बयान पढ़ रहा था, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम काम ही नहीं कर पाए। कहाँ सब कुछ सही हो रहा है? सरकार की नीतियाँ धरातल पे नहीं जा रही हैं। आपके खुद जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भैया हम नहीं कर पाए। एक अखबार की कटिंग मैंने पढ़ी है, और 2 धरने, एक बिजली विभाग के खिलाफ हुआ, कैराना में धरना हुआ, एक धरने में आप पहुँचे, एक धरने में वीरेंद्र सिंह जी आपके फादर पहुँचे। चीज़ें तो सही नहीं हैं, ख़राब होती जा रही हैं। कहाँ कमी है? नेताओं की कमी है या फिर पार्टी वो सामंजस्य नहीं बिठा पा रही है नेताओं के साथ यहाँ पर? नहीं रोहित जी, ऐसा नहीं है। देखिए, धरने प्रदर्शन ये तो विपक्ष का काम है। चीज़ें कौन कह रहा है कि धरातल पे योजनाएं नहीं जा रही हैं? आपके सांसद कह रहे हैं। आप पढ़िए वो कटिंग, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल। आप सवाल कर ही नहीं सकते मनीष जी इसमें, तो इससे पहला छोटी मानसिकता का सवाल हो सकता है, ये तो प्रैक्टिकल है। आपके सांसद खुद कह रहे हैं कि भाई काम नहीं कर पाए हम, कोरोना की वजह से काम नहीं कर पाए। उसके बाद से नहीं, अब लगेंगे हम, अब लगेंगे जब 1.5 साल रह गया है। 3.5 साल आप कहाँ थे? और आपने भी पार्टी ज्वाइन कर ली 2019 में, आप बता रहे हैं। उसके बाद आपके कोई सामंजस्य तो बना होगा। देखिए, हमारा सबके साथ सामंजस्य बहुत अच्छा है, और करीब करीब हम तो अपने क्षेत्र में देख रहे हैं। अब ये बात आपने कही है, देखिए मेरी जानकारी में तो कोई ऐसा बयान नहीं आया अभी, ना मैंने अभी उसको देखा है ना पढ़ा है। अब वो मुझे नहीं पता सांसद जी क्या कहते हैं या कोई और क्या कहता है। मैं अपनी बात करता हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है हम लोग अपनी धरातल पे योजना को पहुंचा पा रही है। हमारी पार्टी बहुत अच्छे से पहुंचाने का काम कर रही है, और लगभग हमारे क्षेत्र में तो आप घूमेंगे, क्या बात करते हैं आप, इतने संतुष्ट हैं लोग इस शासनकाल से। गुंडागर्दी ख़त्म है, और ये धरना प्रदर्शन हुआ, उस धरने को आप क्या मानते हैं? एक घटना घटित हुई, हम लोग धरने में गए, हमारा जाने का मकसद क्या था? हम चाहते थे कि लोगों को गुमराह ना किया जाए। अभी कल का मैं मुख्यमंत्री जी का संबोधन पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि विपक्ष को भी जिम्मेवारी की भूमिका अदा करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। आप गुमराह मत कीजिए लोगों को। आप सही बताइए, क्या ये सड़कें दिखाई नहीं दे रही किसी को? 22-22 घंटे, 24-24 घंटे बिजली मिल रही है, ये दिखाई नहीं दे रही किसी को? कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया है। अब महिलाएं घूमती हैं रात को 11-11 बजे तक, जहां 5 बजे के बाद महिला नहीं निकलती थी, आज 11-11 बजे तक महिलाएं घूमती हैं। क्या ये दिखाई नहीं दे रहा? कौन चैलेंज करेगा इन चीज़ों को? मुख्यमंत्री जी की योजनाएं या केंद्र की योजनाएं हम बात करें, क्या शौचालय, क्या जो गैस सिलेंडर मिल रहे हैं, गैस मिल रही हैं, राशन मिल रहा है, किसान के खाते में पैसे जा रहे हैं, उनकी जो छमाही वो किस्त जाती है, क्या बात करते हैं आप? सारी योजनाएं धरातल पे हैं, कमीशन कहीं कटता नहीं है। अब वो पता नहीं कि क्या किस तरह का बयान है, उसका मैं बात नहीं करूंगा उस बारे में, मुझे वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है, वो मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि पार्टी से बहुत संतुष्ट हैं लोग, जनता से के बीच में हम लोग रहते हैं, और जनता से बराबर बात होती है। छोटी मोटी समस्याएं हैं, सबकी अपने अपने दर्द हैं, अपने अपने व्यक्तिगत काम हैं, उन चीज़ों को लेकर आदमी कहीं असंतुष्ट होता है, कहीं, वो एक अलग बात है, हो गया, उसको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं आप कह सकते कि सरकार की योजनाएं धरातल पर नहीं है, सरकार के कार्य नहीं हो रहे हैं। ये सब तो चल रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी, कंडेला में पंचायत हो रही थी, और उसके बाद एक लड़की आती है जिसकी उम्र 30 साल की भी नहीं है, राजनीति में सबसे छोटी, आपसे भी छोटी राजनीति में, जिसने बाद में आपसे राजनीति सीखी, आपके सामने चुनाव लड़ा, हार गई। लेकिन माने तो जो जितने भी नेता हैं उनमें सबसे छोटी उम्र की लड़की आई पूरी पंचायत में, वहाँ पर उसी गांव में आई जिसमें बोल के गई कि कंडेले वंडेले फेल करने हैं। वीडियो बहुत वायरल हुआ, हालांकि बाद में माफ़ी मांगी। और जब उसी गांव में वो लड़की आती है तो कॉन्फिडेंस तो उसका बढ़ ही जाता होगा, और बोल कर गई, सिखा कर गई कि हम सिखाएंगे पंचायत करनी कैसे होते हैं, पंचायत धरने कैसे होते हैं वो हम सिखाएंगे। बाकी सब तो हो ही रहा था, लेकिन जले पे नमक आकर वो भी छिड़क गई, वो घर में ही घुस गई। अब तक तो चलिए ये मानते हैं कि खुद कंडेला गांव तो ऐसा है जिसमें 95% पोलिंग होता है, 95 के 95 भाजपा को हो जाता है, और वो लड़की उसी घर में घुस गई और वहीं पर ऐसा भाषण दे के गई, सबको सिखा के चली गई कि हम सिखाएंगे। जितने नेता बैठे हैं सब बैठे थे वहाँ पे, बड़े बड़े नेता, टीस तो करती होंगी ये चीज़ें कि हाँ भाई अब विपक्षी घर में घुस रहे हैं, चीज़ें काबू में नहीं है, बिखर रही हैं चीज़ें। देखिए रोहित जी, बड़ा गंभीर सवाल पूछा आपने। ये पहली बात तो मैं कहूँ, घर की बात तो हमारे 84 गांव हैं, इसमें हम 4 परिवार जो बड़े राजनीतिक परिवार हैं, चाहे वो मरहूम सांसद अख्तर हसन साहब का घर रहा हो जिनकी ये पोती हैं, चाहे बाबू नारायण सिंह जी जो हमारे बहुत ही सम्मानित उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और एक समाज की अगर हम करें 84 गांव के हमारे एक बहुत मजबूत स्तंभ रहे हैं, जिनके पोते आज चंदन चौहान
मीरापुर से विधायक भी हैं। तीसरा बाबूजी हुकुम सिंह जी, या चौथा परिवार हमारे बाबा जी अजब सिंह जी, जो आज चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे पिताजी, जो यहाँ से MLC हैं। ये चारों घर, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसके घर में वो चला गया उसके घर में, हम सब एक ही बाबा के खून हैं। हमारे ये कलशान खाप है हमारी, वो मुस्लिम बन गए, हम हिंदू रह गए, सिर्फ फ़र्क इतना है। तो इसमें आने जाने वाली बात तो देखिए सामाजिक दृष्टि पे तो कोई भी कहीं भी जा सकता है। रही बात कंडेले वाली की, आपने 95% 98% जाता था, आप लिख लीजिए मेरी बात, 95 में कंडेले को ज़्यादा छेड़िए मत। ये कंडेला ऐसा गांव है, मैं तो राजधानी कहता हूँ उसको कलशानों की, वो 95 की बजाय वो 98% डाल देगा, और वो अब भी भाजपा के पक्ष में ही डालेगा। आप उन लोगों को जानते नहीं हैं शायद, अभी धीरे धीरे अभी आप कुछ टाइम आपको हुआ है और अच्छे से जान लीजिएगा। कंडेला एक ऐसा गांव है जो आसपास के भी 10-20 गाँव को अपने साथ लेके चलता है। दूसरी चीज़, हाँ, एक जो मैंने गंभीर सवाल कहा, मेरा अपना आकलन है, देखिए मैं किसी नेता की बात नहीं करता, मैं अपनी व्यक्तिगत सोच की बात करूं कि आज कैराना विधानसभा वो दुर्भाग्यशाली विधानसभा है, वहाँ के लोग जो दंश झेल रहे हैं, आज जो राजनीतिक शोषण उनका हो रहा है, ये अपने आप में एक दुख की बात है। मैं कैराना के लिए सबसे ज़्यादा चिंतित हूँ। कभी वहाँ बहुत बड़े बड़े धुरंधर हुए हैं, बाबूजी हुकुम सिंह जी का एक रुतबा अपने आप में, एक पश्चिम की लीडरशिप ना कहूँ, मैं कहूँ उत्तर प्रदेश के एक भारतीय जनता पार्टी के गुर्जरों के बहुत बड़े नेता हुए वो। उनके जाने के बाद एक जगह खाली हुई, तो कैराना, क्योंकि हर जगह अब शामली है, यहाँ चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बैठे हैं, थाना भवन में सुरेश राणा जी अपने आप में बहुत मजबूत नेता हैं, वो बैठे हैं, कीरत सिंह वहाँ जीत गए हैं, गंगो, ये अपना मुकेश चौधरी नकुड़ जीत गए हैं। तो हमारी पूरी लोकसभा में कैराना विधानसभा एक ऐसी बची है जिसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं रह पाया। हम लोग सब मिलके, चाहे अनिल चौहान जी हैं, बुआ जी हैं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, संभवतः जितना काम होता भी है, लेकिन वो बाबूजी की कमी को पूरा नहीं कर पा रहे। लोग उपेक्षा करते हैं, माननीय MLC साहब के पास आते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं बहुत भीड़ रहती है बहुत, तो लेकिन दिक्कत है उन लोगों के सामने कि जिन लोगों ने कभी किसी का दरवाज़ा नहीं देखना पड़ा, इतने बड़े बड़े नेता उनके पास हुआ करते थे, और उसके बाद आज वो इधर उधर घूम रहे हैं, उनके काम नहीं हो पाते हैं, कहीं ना कहीं वो अपना शोषण महसूस करते हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, कैराने वालों के लिए चिंता की बात तो है। हम लोग जितना संभव मदद कर पा रहे हैं, जितनी हम कोशिश कर पा रहे हैं, हम कर रहे हैं। हम सच्चाई बताएं, ईमानदारी से, हम इतना ही लगाव शामली से करते हैं, इतना ही कैराना से करते हैं। पता नहीं चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, वो तो पार्टी के ऊपर है, क्या होगा क्या नहीं, वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मैं ईमानदारी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बिल्कुल निस्वार्थ, बिल्कुल मन में कोई लोभ लालच के बिना हम लोग उनकी मदद, क्योंकि वो हमारे अपने लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारा दुख में सुख में आपस में आना जाना है, बराबर की विधानसभा लगती है, हिस्सेदारी है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते आप देखिएगा, अभी मेरा, अगर आप जिला पंचायत का वो देखेंगे आप, जो अभी हम लोगों का बजट गया है, तो आप देखेंगे 50% से ज़्यादा हमारा जो बजट है वो खाली कैराना विधानसभा में गया है। वो हमने सिर्फ इसीलिए ध्यान रखा, और कि हम वहाँ पर जनप्रतिनिधि नहीं अगर काम कर पाए, दुर्भाग्य ही तो है कि बाबूजी है नहीं, जो विधायक बना है वो जेल में बैठे हैं। आज इकरा जी की तुम बात कर रहे हो, इकरा हसन की, देखिए इकरा हसन छोटी आप नहीं कह सकते हो। नेताओं के घर में जो बच्चे पैदा होते हैं वो बचपन से उनकी जो परवरिश होती है ना, वो एक राजनीति की होती है। तो ऐसा नहीं है, चुनाव लड़ी है इकरा, मेरे सामने आके चुनाव लड़ी थी, अपना पहला इलेक्शन लड़ा था, और वो चुनाव अच्छा चुनाव था। हार जीत चलो भगवान के हाथ में होती है, हमें मतलब एक ऐसी सीट पे, और एक बात बताऊँ, एक मुकालता मैं निकाल देना चाहता हूँ आपका, और लोग भी सुन लें। जिस सीट से इकरा मेरे सामने चुनाव लड़ी थी, 6000 वोट मुस्लिम ज़्यादा था। तो इस भूल में ना रहे कि कोई क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ये पब्लिक किसी की मोहताज नहीं है। ये भाषण देने में, नमस्ते करने में और लोगों के काम करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम अगर आज भी जिंदा हैं और इतनी मजबूती से राजनीति कर रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि लोगों के बीच में बैठ के काम करते हैं। उनके नेताओं को नमस्ते बहुत अच्छी लगती है, रोहित जी, हाँ जी आए, रैलियाँ अच्छी लगी, मंच सजाए मिल गया, आके भाषण दे दिया। राजनीति कोई किसी को सिखाता नहीं है, ना किसी को पंचायत करनी सिखाता है। आप दूसरों के मंचों पे जाके और भाषण देने में, और अपना मंच तैयार करके, अपने नाम से खड़े होकर मंच तैयार करके भाषण देने में ज़मीन आसमान का अंतर है। हाँ, 6000 वोट ज़्यादा थी और मैं 6000 वोटों से चुनाव जीता था, आप रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा। और मुस्लिम गुजरों में ही, येरा मलकपुर हमारा गाँव, हमारा जान से प्यारा गाँव है, और आज भी चुनाव होगा तो आज भी आप जाके देखिएगा, वहाँ पर जिस गली में जाएंगे मनीष चौहान का पत्थर लगा हुआ है। काम करते हैं, काम को वोट मिलता है। आप इस चीज़ से बाहर निकलिए। ये बड़ा ना क्रांतिकारी धरती है। ये यहाँ की राजनीति ऐसे नहीं होती कि हवाबाजी में आए। अभी तो ऊपर ऊपर घूम रहे हैं ना, उड़ रहे हैं ना, अभी उड़ने के पर दिखाई दे रहे हैं। अभी पहली बात तो मैं तो उम्मीद ही नहीं करता हूँ कि ये चीज़ें अभी ठीक है। अभी तो गठबंधन ही किसी का तय नहीं है, टिकट किसी का तय नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि अभी चुनाव लड़ने की स्थिति में कोई भी है। लेकिन अगर ऐसी भी बात है तो इतने कमज़ोर हम लोग नहीं हैं।
हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव में हैं। हमसे मेरा मतलब मेरा अपना व्यक्तिगत नहीं है। अब इसको ये मत ले जाना कि आप अपने आप के लिए कह रहे हैं। हमसे मेरा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में बहुत मजबूत है। चुनाव ये मत सोचिए कि कोई भी आएगा और वो बोलेगा। अब वो जैसे उन्होंने कहा कि हम सिखाएंगे, देखिए हम किसी अपने से बड़ों को नहीं सिखा सकते। हम किसी बड़ों को नहीं, वीरेंद्र सिंह को क्या राजनीति सिखाएंगे? आप बताइए, वीरेंद्र सिंह वहाँ मंच पे थे, उन्हें कहनी नहीं चाहिए हम सिखाएंगे? क्या सिखाती वो तो बच्चे हैं वो। तो ये सब चीज़ें ये एक ना अभी मैच्योरिटी की वाली, मैच्योर नहीं है ना अभी। मैच्योर अभी एक हवा दिखाई दे रही है, हो ये हो गया वो हो गया। ये हवा पब्लिक कब निकाल दे, ये हवा कब भर दे, कुछ पता नहीं चलता। आज कैराना का मैंने जिक्र किया। आप बताइए ना, क्या लोगों के यहाँ सिर्फ भाषण देने से काम चल जाएगा? आप विधायक के प्रतिनिधि हैं, आप कितने लोगों को संतुष्ट कर पा रही हैं? क्यों नहीं रोक पा रही हैं आप हमारे यहाँ लोगों को आने से? अगर आप इतने मजबूत हैं, हम दावे के साथ कहते हैं, हमारे गाँव हैं, हमारी अपनी बेल्ट है, हमारे लोग किसी दूसरे नेता के पास नहीं जाते काम के लिए। ये हमारा दावा है, हम गारंटेड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें अपने लोगों पे भी भरोसा है और हमारे लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है। अब आप देखिएगा, अभी जाके आप देखिए उधर वो पूरा बैठक भरी पड़ी है। कम से कम 300-400 लोग बैठे हैं। आप गिनती कर लीजिए कि कैराना के कितने परसेंट लोग हैं और शामली के कितने परसेंट लोग हैं। तो अगर आप इतने मजबूत हैं आप, तो आपके लोग क्यों आ रहे हैं मेरे पास काम के लिए, हमारे पास भाई? और जब ये काम लेंगे, क्या हमारे साथ कल को खड़े नहीं होंगे? अभी चुनाव आने दीजिए रोहित जी। ये भाषणबाजियाँ हैं, तो बहुत लोगों ने भाषणबाजी दी है, बड़े बड़े दावे करते थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे पहले। क्या हुआ, कहाँ है आज? फिर योगी जी पुनः अपने काम के दम पे और अपने वजूद से, अपने जो कानून व्यवस्था के दम पे, अपनी योजनाओं के दम पे दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। और आप देखिएगा 2024 में फिर इसी तरीके से जैसे पहले लहर चली थी, उसी लहर के साथ दोबारा फिर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी आएगी। मनीष जी, आपने एक चीज़ कही कि 4 परिवार हैं, एक ही खून है सबके सब, है ना? अब जैसे आक्रामकता आप में है, ऐसी आक्रामकता जब मैं इकरा हसन से बात करता हूँ तो उनमें भी नज़र आती है। अब आपने बताया कि एक ही खून है, डीएनए तो एक ही है, जीन्स तो एक ही है, फिर तो ऐसी आक्रामकता उनमें है। और मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, लोकसभा का चुनाव होगा, अब की बार जिला पंचायत का नहीं होगा। और जैसे आप कह रहे हैं कि हवा है केवल, नहीं, मैं तो हवा भी नहीं, आप कह रहे हैं हवा है। हवा में उड़ना। अच्छा, हवा में उड़ना एक अलग बात है। प्रैक्टिकली जब ज़मीन पे उतरेंगे ना, जब वोट पड़ती है, देखो लाखों लोग तुम्हें नमस्ते करते हैं, लाखों लोग नमस्ते करते हैं। अब जो नमस्ते करते हैं और तुम्हारे से हालचाल पूछते हैं, सब तुम्हें वोट तो नहीं देंगे ना। उनको आप अगर अपना वोटर समझ रहे हैं तो वो गलतफहमी है। और आप जिस तरीके से लोगों के साथ, देखो लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए सम्मान। सबसे पहले लोगों को चाहिए सम्मान, लोगों की सुनवाई हो। काम सारे नहीं भी होते हैं, लेकिन लोगों को जब आप सम्मान नहीं देंगे, आप काम नहीं देंगे, ये दुर्भाग्य ही तो है। क्या कर पा रहे हैं आप? लोगों को थाने में काम भी चाहिए, लोगों को तहसील का काम भी चाहिए, लोगों को अपने व्यक्तिगत काम भी हैं। कहाँ जाएंगे लोग? कहाँ करोगे आप काम? कितनी सिफारिशें करते हो आप? कितने लोगों के काम कराते हो? अगर आप काम कराने में सक्षम हो तो फिर आपके लोग क्यों आ रहे हैं हमारे पास? आप अपने लोगों की बात करते हो तो थामो ना अपने क्षेत्र को। क्यों आ रहे हैं हमारे पास लोग? रोहित जी, बड़ी बात नहीं करता हूँ, आने दीजिए चुनाव देखिएगा। मुझे पहली बात तो लगता नहीं है, मैं दोबारा अपनी बात दोहराऊँगा, मुझे लगता नहीं है कि वो चुनाव में लड़ेंगे। क्योंकि ये बड़े नेता हैं, ये सब कह देते हैं आप भी तैयारी करो, आप भी तैयारी करो। 10 कैंडिडेट तैयार करते हैं, पता लगा लास्ट में गठबंधन में सीट कहीं और चली गई और छूमंतर। चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। आइए ना गठबंधन के बिना। चैलेंज कर रहे हैं इकरा हसन को आप? नहीं, मैं इकरा हसन की बात क्यों, आप इकरा हसन पे क्यों जा रहे हो? मैं सामने तो वही कैंडिडेट नजर आते हैं। देखिए मनीष जी, जब हम बात करते हैं लोगों से, उधर भी युवा फेस है और इधर भी युवा फेस है। कॉन्टेस्ट अच्छा बन जाएगा, लोगों को मजा आएगा चुनाव में। अभी तो हमें पता ही नहीं ना, अभी तो हमें पता ही नहीं हमारी पार्टी क्या निर्णय लेगी। अभी तो सांसद महोदय हमारे प्रदीप चौधरी हैं। अब कल को चुनाव वही लड़ेंगे, फिर कहाँ से यूथ फेस रह गया? हम उन्हें लड़वाएंगे। रही बात इकरा वाली, देखिए वो तो छोटी बहन है हमारी, वो ठीक है, सामाजिक स्तर पे जो बात है वो छोटी बहन, उसको क्या कहें उसको हम। लेकिन अभी बस इतना है, मैं ज़्यादा कुछ उनको कहना नहीं चाहूँगा। अभी धीरे धीरे समझ आ जाएगी, बहुत कुछ समझ भी गई होंगी। चुनाव अभी लड़ेंगी, अभी तो एक ही चुनाव लड़ा है, उसमें भी अभी हार का मुंह देखा है। आगे भी चुनाव पता नहीं, आप कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, मुझे तो नहीं लगता, अभी तो तय ही नहीं है सीट। अभी लोकदल वाले कहते हैं हमारे पास रहेगी, सपा वाले कहते हैं हमारे पास रहेगी। अभी तो उनको यही तय नहीं करा, पता लगा तीसरे से किसी और से गठबंधन हुआ, सीट किसी और के पास चली गई। क्या करेंगे फिर? ये इतनी बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए इंसान को। देखो मैंने क्या कहा, मैंने जितनी बार आपसे पूछा मैंने एक ही बात कही, मुझे पता ही नहीं है मैं क्या करूँगा। मेरा जो भी मेरे लिए आदेश होगा मेरी पार्टी का होगा, मुझे पार्टी जो आदेश करेगी मैं उस काम को पूरा करूँगा। बहुत से लोग मुझे डराते हैं, ये आ जाएगा तुम्हारे सामने, वो आ जाएगा। देखो मैं क्लियर सी बात है, बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, हम किसी से, मैं अपने या तो भगवान से डरता हूँ या अपने पिताजी से डरता हूँ। बाकी सबका मैं सम्मान करता हूँ, बाकी इस दुनिया में मैं किसी से नहीं डरता।
मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मुझे कोई आ जाए सामने, अगर मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा, पार्टी कहेगी कोई मर्जी आ जाए इस हिंदुस्तान में से, उसके सामने चुनाव लड़ेंगे, पार्टी को जिता कर लेकर जाएंगे। पार्टी बोलेगी तुम्हें निस्वार्थ भाव से फलाने कैंडिडेट को हमने भेजा है, उसको चुनाव लड़ाना है, बिल्कुल ईमानदारी से जिस तरह अपना चुनाव लड़ने का वो है, उसी तरीके से हम उनको चुनाव लड़ा के यहाँ से चुनाव जिता कर भेजने का काम करेंगे। जितने आक्रामक आप हैं उतनी आक्रामकता से बोल नहीं रहे हैं आज, उतनी आक्रामकता दिख नहीं रही है। इकरा हसन का नाम आता है, सॉफ्ट कॉर्नर नजर आ जाता है कि छोटी बहन है, चलिए कोई बात नहीं। नहीं छोटी बहन वो सामाजिक मान स्तर पे है। लीजिए नहीं आक्रामकता उससे, देखो बात सुनो, मैं रोहित जी देखिए बात सुनी, इंसान को कितने भी जोश में रहे, कितने भी उसमें रहे, उसको हमेशा अपना होश बना के रखना चाहिए। ठीक है, छोटी बहन तो वो है ही, उसमें कोई बात ही नहीं है। आपस में एक सामाजिक रिश्ते होते हैं, वो है, वो कहे जो कुछ कहना है। जो हमारे बड़े हैं वो बड़े हैं, जो छोटे हैं वो छोटे हैं, उस बात की हमें दिक्कत नहीं है, ना मुझे कोई डर है। ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे मन में, कुछ मेरे मन में इतना सा भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। राजनीतिक उसको लेके मुझे कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। मैंने क्या कहा, जो मर्जी लड़े, जो मर्जी लड़े और जिस मर्जी समीकरण से लड़े, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हम लोग अपनी तैयारी में अपने मजबूत हैं। हमें किसी का ना डर है, ना हमें किसी की कोई वो है। हाँ, सामाजिक स्तर पे ज़रूर हम वो चीज़ कहते हैं कि मैं तो एक सुझाव, आपने पूछा कि वो ऐसे कह देती हैं पंचायत करनी सिखाऊंगे, कितनी पंचायतें की हैं इकरा हसन ने अपनी? आप कौन सी, अब मैं उस दिन भाषण सुन रहा था, ये बचकाना भाषण था ना, मैं वहाँ होता तो मैं टोकता ज़रूर। उन्होंने कहा कि हमने तो ये पहला मंच देखा है, पंचायतों के मंच नहीं होते। कौन सी पंचायत है जो बिना मंच के हुई है आज तक? यूनियन की पंचायतें होती हैं, उन्हीं में तो जाके भाषण दिया उन्होंने आज तक जितनी बार उनको मिला, यूनियन की मंच पर पहुंच गए, आपको दूसरी पार्टियों का मंच मिल गया, आप जाके बैठ गई वहाँ पर। अभी अपना तो व्यक्तिगत कुछ नहीं करा ना। अभी जिस दिन ये देखिए, ये तो बड़ी क्रांतिकारी धरती है। यहाँ के लोग क्या समझ रहे हैं आप? यहाँ के लोग तो बहुत ही, नेता तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, घुमा देते हैं। इनके लोगों की संतुष्टि करना महाभारत है अपने आप में। अभी तो नमस्ते नमस्ते देखिए आपने, जब काम करोगे, हमें देखो, हमें 20-25 साल हो गए, जूस निकाल देते हैं लोग सुबह से लेकर शाम तक, खाने का टाइम नहीं, नहाने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, हमारे कमरों तक घुसते हैं लोग। तो वो चीज़ें हैं। तो जब आप काम करोगे, लोगों को एक पैठ बनाइए। अभी आप सिर्फ मुनव्वर हसन साहब की बेटी हैं, नाहिद हसन की बहन हैं। अभी आप अपना एक स्थान बनाइए। आप एक चुनाव लड़ी हैं, वो हार गई हैं, आप आगे आइए। आप ठीक है, मेहनत करिए, लोगों के काम करिए, तब जाके पता लगेगा। क्योंकि मुझे लगता नहीं है, मैं क्यों कह रहा हूँ काम नहीं हो रहे उनके, अगर काम होते तो कैराना इस तरह परेशान नहीं होता। आज शामली में हम पद नहीं था हमारे पास, हम लोग जिला पंचायत हार गए थे पिछली बार, हमारे पास पद नहीं था, लेकिन हमारा आदमी किसी के पास नहीं गया। हम जानते हैं काम कैसे लेना है, हम सक्षम हैं अपने लोगों को काम कराने का। मैंने अभी सहारनपुर में एक जगह भाषण चल रहा था, मैंने वहाँ कहा भी था, देखो नेता की नीयत साफ़ होनी चाहिए, नेता का इरादा मजबूत होना चाहिए अपना। काम तो नेता के अंदर उसके इरादे कराते हैं, कोई पद थोड़ा नहीं काम कराता है। बहुत से MP MLA हैं जो अधिकारियों को कहने की हिम्मत भी नहीं करते काम की, उनके अंदर नहीं है ये चीज़ हमें अपने DNA में मिला है। हमने अपने बाप को देखा है, हमने अपने पिताजी को देखा है, हमने अपने बड़ों को देखा काम करते हुए, उन्होंने कैसे दबंगई से काम लिया है, हम भी उसी तरीके से काम लेते हैं। हम कोई चोरी नहीं करते, हम दलाली नहीं करते, हम नंबर 2 के कोई काम नहीं करते, हम कोई गलत सिफारिश नहीं करते। लेकिन अगर हमारे आदमी को बिना मतलब परेशान करा जाएगा, फिर हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, हम सीधा चढ़ जाते हैं, हम छाती पर जाके काम कराते हैं अपने लोगों के। और यही कारण है कि हमारे लोग कहीं और नहीं जाते हैं। मनीष जी देखिए, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, सारी चीज़ें संभव हैं यहाँ पर, हर कुछ संभव है यहाँ पर। राजनीति में बहुत चीज़ें ऐसी देखी हैं, हमने भी जब से होश संभाला है बहुत चीज़ें संभव होती देखी हैं। कांग्रेस से आए लोग मुख्यमंत्री भाजपा में बनते देखे हैं, हिमंता बिस्वा की बात करें, और आज ऐसे मुख्यमंत्री हैं मदरसों को अलकायदा का कार्यालय बता देते हैं। आज आप देखें तो जब हम घूमते हैं ग्राउंड पे, आपकी बात करें, लोग बोलते हैं, बहुत चीज़ें कहते हैं कि हाँ मनीष चौहान को टिकट मिल जाए। इकरा हसन की बात करें तो उनके लिए भी बहुत लोग बोलते हैं, युवा फेस हैं दोनों। आप कहाँ आकर रहे हैं इकरा हसन को आज, या आ ही नहीं रहे हैं? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं, अभी सीख के आइए, अभी नर्सरी KG चल रहा है, प्राइमरी करिए, उसके बाद मिडिल हाई स्कूल होगा, फिर आक भी रहे हैं या नहीं आक रहे हैं, या आक रहे हैं तो इकरा हसन को कितना आक रहे हैं? देखो, मैंने तो कोई आकलन ही नहीं किया, ना मुझे ज़रूरत है आकलन करने की, मैं उस पर क्यों ध्यान दूंगा? सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं, आक रहे हैं या नहीं आक? मैं क्यों आंकूंगा? मुझे ज़रूरत क्या आंकने की? मैं अपने आप को आंकता हूँ, मैं अपना काम आंक रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी के लिए काम करूँगा। मेरे पास इतना खाली टाइम थोड़ा नहीं कि मैं दूसरों को देखता फिरूंगा कौन कहाँ स्टैंड कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मेरे पास जो टाइम है मैं अपने लोगों को देता हूँ, अपना काम करता हूँ, अपनी पार्टी के मजबूत करने का काम करते हैं। बाकी ये तो फालतू लोगों का काम है कि ये ध्यान दे कि वो क्या कर रहा है। दूसरे को नहीं कभी सोचना चाहिए, दूसरे को ना कभी कमज़ोर मानना चाहिए, ना मजबूत मानना चाहिए। दूसरे के बारे में सोचना छोड़ दो, अपने बारे में सोचो कि आप कितने मजबूत हो, आप कितनी मजबूती से अपने लोगों का काम कर रहे हो। बस मुझे ध्यान रहता है कि मेरे क्षेत्र में कौन नाराज़ हुआ, मेरे क्षेत्र में कौन खुश है।
जो नाराज़ है उसको मनाने पे काम करूँगा, मैं उसको संभालने पे काम करूँगा, मैं इस चीज़ पे काम नहीं करूँगा। अच्छा, ये आपने बिल्कुल मुझे खाली लगा लिया क्या कि मैं इस पे आकलन करूँगा कि इकरा कहाँ स्टैंड कर रही है? नहीं, अपने विपक्षियों पर ध्यान रहता है कि भैया ये कहाँ खड़े हैं आज। नहीं। ये चीज़ तो नज़र, देखिए कहीं ना कहीं जब हम राजनीति में होते हैं तो ध्यान तो रखते हैं ना, विपक्षी क्या कर रहे हैं, उनकी रणनीतियाँ क्या चल रही हैं। जैसे आपने बताया कि आपने उनका भाषण सुना कंडेला वाला, कुछ ना कुछ देख रहे होंगे, तभी देखा होगा वो भी। मैं तो कंडेले की पंचायत देख रहा था, उसमें उसने 2-4 मैंने लाइनें सुनी हाँ, हैं, हाँ, तो वो वही बोला उसी तो को सुनकर मैंने पूछा तो वो गलत था कि हम सिखाएंगे, हमने तो कोई ऐसी पंचायतें नहीं देखी हैं। तो पंचायतें सभी मंच पे होती हैं। खैर चलिए, वो कोई विषय नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, देखो मेरा अपना आकलन का पैमाना अलग है। मेरा फ़ोन है, मेरे पास 2 नंबर है। मेरे फ़ोन में अगर 100-150 फ़ोन आते हैं दिन में, तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, क्षेत्र में सब सही है। अगर फ़ोन आने कम हो जाए तो मैं सोचता हूँ कि कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़गी है। तो ये मेरा अपना आकलन है, कोई नेता नहीं करता होगा। मेरा आकलन है कि मेरे फ़ोन कम क्यों बज रहे हैं। मैं अगर लखनऊ हूँ, मेरा फ़ोन बराबर बजना चाहिए। अभी मेरे एक नज़र नीचे फ़ोन रखा है मेरा, मैं आपको बाइट दे रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ, लेकिन मेरा फ़ोन कंटिन्यूसली बज रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। फ़ोन नहीं आएंगे तो उसका मतलब आप कमज़ोर हो रहे हो कहीं ना कहीं। ये मेरा अपना पैमाना है। उसके बाद जाते हैं, अब मैं यहाँ आया, दूसरे का आकलन इस बात से किया जाता है, मेरे लोग मेरे पास आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मेरे लोग संतुष्ट हैं, अच्छी बात है। लेकिन दूसरे क्षेत्र के लोग मेरे पास आ रहे हैं, जो लोग दूसरे नेता के पास बैठते हैं, जिन्होंने वोट दूसरे को दिया है, और वो मेरे पास काम लेने के लिए आ रहे हैं और मुझसे वादा कर रहे हैं कि मनीष जी हम आपके साथ रहेंगे, हमसे जो हुआ हो गया, हम आगे आपसे वादा कर रहे हैं, हम आपके साथ रहेंगे। इसका मतलब कि दूसरे लोग उनके काम नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो वो परेशान होकर यहाँ आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं। तो इससे आकलन अपने आप हो जाता है खुद ब खुद कि हम मजबूत हो रहे हैं, हमारी पार्टी मजबूत हो रही है और दूसरे लोग कमज़ोर हो रहे हैं। चलिए आखिरी 2 सवालों के साथ ख़त्म करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि लोकदल से गुजर चेहरा हो सकता है गठबंधन से, और लोकदल के हिस्से में ये सीट जा सकती है। तो एक नंबर आता है डॉक्टर यशवीर सिंह जी का। लोग उनका भी नाम लेते हैं कि वो भी इधर से चुनाव लड़ सकते हैं गठबंधन से, और लोकदल के हिस्से में ये सीट गई, गुजर चेहरे पर दाव लगाना पड़ा तो उनका नाम हो सकता है। और इधर से भाजपा कहती है कि मनीष चौहान आइए चुनाव लड़िए। उसके बाद की क्या स्थिति है? देखो, ना तो अभी भाजपा ने कहा कि मनीष चौहान आप लड़ो, ना अभी लोकदल ने कहा कि डॉक्टर यशवीर सिंह जी आप लड़ो। अगर ऐसा बनता है तो क्या स्थिति है? घुमाकर नहीं। मैं एक उदाहरण देके आपको सारी बात ख़त्म करूंगा। हम उस पिता के बेटे हैं, हम एक ऐसे नेता से पैदा हुए हैं। एक बहुत पहले हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ था, उसमें हमारे ताऊजी चुनाव लड़े थे, और हमारे पिताजी ने डॉक्टर विनोद नहीं सतवीर मलिक जी हैं हसनपुर से, उनको चुनाव लड़वा दिया था। हमारे ताऊजी को मिले थे 2 वोट और वो प्रमुख बन गए थे, लगभग निर्विरोध ही बन गए थे, और वो उनको जिताने का काम किया था। तो इसी बात में मैं सब कुछ ख़त्म करूँगा, ये तो बाद का विषय है क्या होगा। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको एक बात कही है कि अगर ऐसी परिस्थितियाँ बनती है, भारतीय जनता पार्टी या हमारा शीर्ष नेतृत्व जो आदेश हमें करेगा, उसके सामने कोई भी परिस्थितियां बने, कैसे भी हालात बने, हम अपनी पार्टी के मान सम्मान के लिए, हम अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जो हमारा धर्म होगा, हम उसे निभा के पार्टी के साथ खड़े रहेंगे और पार्टी के आदेश का पालन करेंगे। इसी से अब आप समझ जाइए आपके सवाल का जवाब। समझ गए हैं। तो इसी में अगला सवाल मेरा यहीं पर ख़त्म हो गया। सेम कंडीशन होगी, अगर मृगांका जी भी लोकदल की तरफ रुख करती हैं तो पार्टी आपको कहेगी तो आप पार्टी धर्म का पालन करेंगे, चुनाव लड़ेंगे सामने से। देखिए, हमने एक बात कही कि XYZ कोई भी, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है सामने कौन है। मैंने आपको कहा हमें इस बात से मतलब है कि हमारे पास क्या है, हमारे क्षेत्र में क्या स्थिति है, लोग क्या चाहते हैं। लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, लोग योगी जी को पसंद करते हैं, लोग उनकी कानून व्यवस्था को पसंद करते हैं, लोग उनके बनाए हुए जो रास्ते बन रहे हैं, जो एक उन्होंने एक अपने आप में एक नया उत्तर प्रदेश बनाया है, और देश का जो आज हिंदुस्तान से बाहर आप कहीं जाइए, हिंदुस्तान का नाम एक अलग सम्मान के साथ लिया जाता है। आज लोग उस चीज़ के पीछे हैं। ये छोड़ दीजिए कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, अच्छा मेरी भी कोई औकात नहीं है, इनमें से जिनका भी आप नाम ले रहे हैं किसी की कोई औकात नहीं है उन लोगों के सामने। तो इसीलिए हमें सिर्फ एक चीज़ पता है कि इन सब चीज़ों पे ध्यान ना देकर सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए हमारी पार्टी कहाँ मजबूत हो रही है। हम अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और अपनी पार्टी को मजबूत ही करके यहाँ से भेजेंगे। चलिए, देखिए सभी सवालों के जवाब लेने की कोशिश की, और हालांकि जब हम आज से 1 साल 1.5 साल पहले मनीष जी से बात करते थे तो सीधे सीधे जवाब देते थे। अब जैसे जैसे राजनीति में कद बढ़ रहा है वैसे वैसे परिपक्वता भी उनकी बढ़ रही है।
अब नेता हैं, धीरे धीरे बड़े बनते जा रहे हैं, तो जवाब सीधे नहीं देते, घुमा कर देते हैं, उदाहरण देते हैं, जवाब नहीं देते। एक भी सीधा सवाल नहीं मिला जो हमने जानने की कोशिश की। हर सवाल में कुछ ना कुछ घुमाव था, कुछ ना कुछ जलेबी की तरह पूरा सीधा था जवाब उसका। अब उतने जवाब नहीं मिले जितने संतोषजनक तरीके से हम जवाब लेने आए थे या जितनी आक्रामकता हम देखने आए थे। ये जब तब होता है जब एक स्टार्टिंग में बना हुआ नेता परिपक्व हो जाता है और बड़ा नेता हो जाता है, तो वो ऐसे सवालों के जवाब देने लग जाता है। कहीं ना कहीं राजनीतिक अपने सारी चीज़ें देखते हैं, पार्टी की छवि देखते हैं और उसके बाद ऐसे जवाब देते हैं। देखिए रोहित जी, ऐसा है, मैं एक ही बात आपको कह दूं, हमारी पार्टी का एक नियम है, एक कायदा कानून है। जिस दिन पार्टी आदेश कर देगी ना, उस दिन खुल के मैदान में दिखा देंगे, आक्रामकता भी और अपना वजूद भी। ये चीज़ आप सब समय पर छोड़ दीजिए, समय आने दीजिए, आपको आक्रामकता भी दिखाई देगी, वजूद भी दिखाई देगा, और फिर क्या मनीष चौहान है और क्या वो कर सकता है, ये सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी। सिर्फ कुछ लोग राजनीति में आते हैं मज़े के लिए, मैं राजनीति करता हूँ जुनून के लिए, मैं राजनीति करता हूँ अपने लोगों के लिए। जिस दिन ऐसी स्थिति आएगी ना, देख लीजिएगा, मैं सब चीज़ें अपने लोगों के मान सम्मान के लिए हर चीज़ एक तरफ रख के मैदान में कूद पड़ेंगे। तो इसलिए आप ये मत कहिए, हमेशा सवाल जवाब पार्टी की मर्यादा का ध्यान में रख के देने चाहिए। बहुत से अच्छा क्या है, दूसरे नेताओं में कोई कमी थोड़ी नहीं, दूसरी पार्टियों की, दूसरी पार्टियों को फजीता उनके नेता ही तो कराते हैं गलत बोलकर। कभी भी कोई ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे बड़े नेताओं का अपमान हो। जिस दिन हमें बड़े नेता आदेश करेंगे, जिस दिन हमें ये अथॉरिटी मिलेगी कि हाँ हमें बोलना है, हमें कुछ करना है, उसके बाद देखिएगा आप आक्रामकता, आप अंदाज़ा भी नहीं लेके आएंगे। आप जितनी आक्रामकता सोच के आएंगे उससे 4 गुना ज़्यादा मिलेगी आपको आक्रामकता। हाँ, उसी दिन का हम इंतज़ार भी कर रहे हैं, जिस दिन आपको पार्टी फ्री हैंड दे देगी और आप आक्रामकता से बोलेंगे। हम भी चाहते थे 30 मिनट का इंटरव्यू लगभग पूरा आक्रामक हो, सारी चीज़ों के जवाब आक्रामक मिले, लेकिन पार्टियों की बंदिश है, अनुशासन है पार्टी का, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ रही हैं। उतनी आक्रामकता से आप जवाब नहीं दे रहे हैं। लोग भी आक्रामकता ही देखना चाहते हैं। जब आजकल सोशल मीडिया पर चीज़ें चलती हैं या फिर मीडिया में बैठे हैं, तो लोगों को मज़ा आना चाहिए। लोग ऐसा सोचते हैं कि भैया जो जवाब मिले हमारे जवाब हों। जो जवाब हैं सारे के सारे सवाल रोहित ने किए हैं तो लोगों के सवाल किए हैं, कोई मेरा अपना सवाल नहीं है, मेरा यहाँ पर वोट नहीं है। मैं नहीं चाहूँगा कोई भी ऐसा सवाल किसी भी नेता को उसे हानि हो, किसी को ऐसी कोई चीज़ हो कि मेरे सवाल करने से किसी को कोई दिक्कत हो। ये सब लोगों के सवाल थे, लेकिन उतनी आक्रामकता मिलेगी जब पार्टी उनको फ्री हैंड दे देगी। हमें इंतज़ार रहेगा और फिर दोबारा से मिलेंगे उनसे उस फ्री हैंड के बाद और आक्रामकता वाला एक इंटरव्यू फिर से दिखाएंगे। यूपी की सारी खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान 9 यूपी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी जरूर प्रेस कर लें। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे यूपी के कोने कोने की खबर, वो खबर जो आपसे छुपाई जाती है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अभी फॉलो करें हिंदुस्तान 9 यूपी। साथ ही आप हमें तमाम प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं।